स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज के वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2023 के एग्जाम में आया था, ताकि आइडिया लगे कि कैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए अभी क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं, 2022-23 दोनों का करेंगे। उसके बाद फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चन में आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, समझाते चलेंगे सारे क्वेश्चन। सुपर फास्ट रिविजन करेंगे एक बार चैप्टर का, उसके बाद फिर क्वेश्चन देंगे। तो चलिए आज ये क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, कल भी क्वेश्चन बैंक का वीडियो देंगे तो ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन बैंक मैथ साइंस दोनों का। कल मिलिएगा वीडियो दो और इसको ख़त्म करेंगे और जल्द से जल्द चैप्टर वाइज आपको पढ़ाना शुरू करेंगे, रिवीजन कराना शुरू करेंगे और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देना शुरू करेंगे। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं। कमेंट बहुत लोगों का आ रहा है कि फिजिक्स पढ़ाइए, तो ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए, तो सब कुछ पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। 1-1.5 महीना काफ़ी है ना, बस पूरा वीडियो देखिएगा। 95+ मैथ और साइंस में गारंटी के साथ आ सकता है अगर पूरा क्लास करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन 2023 में पूछा था, तो इस बार प्रकाश के अपवर्तन क्या नियम पूछ दे या हो सके परावर्तन पूछ दे, है ना। तो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश के दौरान अपने पथ से विचलन होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं ना, रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं? तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाता है। मतलब ऐसा आ रहा है, ये कोई दूसरा माध्यम यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ पर आने के बाद इसका रास्ता भटक जाएगा, थोड़ा मुड़ जाएगा या दूर भाग जाएगा। ठीक है, या तो इधर सीधा आ रहा है उधर भागेगा, या इधर आके इधर आ जाएगा। ठीक है, या तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा या अभिलंब से दूर भागेगा, यानी रास्ता उसका टेढ़ा हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, है ना। और याद रखिएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश का जो किरण है वो अभिलंब से दूर हटता है, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है यानी घना माध्यम में, तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष क्या है और इसे कैसे दूर किया जाता है? तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है ना, मतलब सामने का वस्तु को क्लियर देखेगा, लेकिन दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसे अवतल लेंस से दूर किया जाता है। ठीक है, कौन सा लेंस से? अवतल लेंस से। और निकट दृष्टि दोष याद रखिएगा, निकट का इसमें दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, और इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का चश्मा पहनना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन, वो फिजिक्स से था 2 क्वेश्चन, केमिस्ट्री शुरू हो रहा है यहाँ पे। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण को बोल रहा है संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम 9 क्लास में पढ़े हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुपालन हेतु, मानी इस नियम का पालन करने हेतु, है ना, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम को लिखिए। तो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण धर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त का नियम। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, डीएनए प्रकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? तो इससे यह निर्धारित होता है, डीएनए से यह निर्धारित होता है कि प्रत्येक संतति के पास समरूप डीएनए मौजूद हो। कोशिका विभाजन के बाद साथ इसी प्रक्रिया के कारण माता पिता के गुण संतति तक पहुंचती है। तो डीएनए प्रकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? तो डीएनए यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक संतति के पास समरूप डीएनए माने एक जैसा डीएनए रहता है, जिससे कि उसकी जो माता पिता का गुण संतति तक पहुंचता है। ठीक है, मतलब संतान तक पहुंचता है। पारितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका क्या है? तो पारितंत्र में अपमार्जक को निम्नलिखित अपमार्जकों की लिखल है की निम्नांकित भूमिका है। पहला, जैव अपशिष्ट पदार्थों को सड़ाने में मदद करता है अपमार्जक, जिसको अपघटक भी कहते हैं। ठीक है, अपघटक भी कहे तो यही बात है। और मृदा से पोषक तत्वों को पुनः पूर्ति करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूमिगत जल के कोई 2 लाभ का उल्लेख कीजिए। 7 नंबर। तो भूमिगत जल के 2 लाभ क्या है? तो इससे कुछ जल स्रोत नलकूप कुओं में जल की पुनः पूर्ति होती है। इससे कुछ जल स्रोत जैसे तो भूमिगत जल से क्या होता है कि नलकूप जैसे चापानल नल या बोरिंग जो करते हैं तो वहाँ कहाँ से पानी आता है? तो भूमिगत जल से ही पानी आता है।
कुआं में जो पानी रहता है वो कहाँ से, तो भूमिगत जल से होता है। तो ये एक फायदा हुआ उसका। और पौधों को विकसित वृद्धि करने की में सहायता है ना, तो पौधा जो वृद्धि कर रहा है, पौधा का भी जड़ जमीन के नीचे है, वो जमीन के नीचे का ही पानी को खींच करके और बढ़ता है ना। तो ये 2 लाभ है। अब खंड बी में आते हैं, तो खंड बी में 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 3 मार्क्स का, ठीक है। और इसमें रहता है 7 क्वेश्चन, इसमें भी 7 में से 5 बनाना रहता है। पहला ग्रुप जो अभी पढ़ा है 7 क्वेश्चन बताए, उसमें से भी 5 क्वेश्चन आपको बनाना रहेगा, ठीक है। और ये 7 क्वेश्चन बी में रहेगा जो 3-3 नंबर का, उसमें से भी 3-3 अंक का होगा, 5 क्वेश्चन बनाना होगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यानी 8वां नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर लिखिए। तो अवतल दर्पण सबसे पहले देखेंगे। तो अवतल दर्पण क्या है, तो वैसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा रहता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर है ना, बाहर में पेंट किया हुआ है, तो इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। इसका उभरा भाग अपमार्जित होता है, यानी पेंट किया हो रहा था उभरा हुआ भाग। इसका मुख्य फोकस किरणों के वास्तविक कटांक से बनता है। इसका मुख्य फोकस जो है किरण के कटान से बनता है ना, इधर से जो किरण आता है उससे जो कटता है उससे बनता है। इसके द्वारा अधिकतर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ज़्यादातर प्रतिबिंब इसमें क्या होता है, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा याद रखिए, अगर आभासी के साथ सीधा। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक है। इसे अभिसारी दर्पण अवतल को, और उत्तल को अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण में आते हैं। उत्तल दर्पण वैसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो। परावर्तक पृष्ठ यानी देखने वाला उभरा हुआ और अंदर वाला ऐसा पेंट किया हुआ रहेगा, ठीक है। बस उसका उल्टा लिख देना है। इसका धंसा मार्ग अपमार्जित होता है, यानी पेंट किया हुआ। इसका मुख्य फोकस किरणों के काल्पनिक कटान से बनती है। काल्पनिक यानी डॉट 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 करके जो काटते हैं उसको काल्पनिक कहते हैं। तो काल्पनिक कटान से बनती है। ये सिर्फ काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसमें सिर्फ सीधा और आभासी या काल्पनिक है ना बनता है। इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं, अपसारी दर्पण। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा, सुबह या संध्या के समय सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल की मोटी परत से होकर गुजरना पड़ता है। वायुमंडल की मोटी परत से होकर गुजरना पड़ता है सुबह या शाम को सूर्य के प्रकाश को, जिसके कारण कम तरंगदैर्घ्य वाले वर्णों का परिकर्णन पहले ही हो जाता है। कम तरंगदैर्घ्य जिसका उसका परिकर्णन पहले हो जाता है, लेकिन लाल वर्ण की प्रकीर्णन अंततः होता है, जिसके कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। यानी लाल रंग का जो प्रकीर्णन है उसका प्रकीर्णन सबसे लास्ट में होता है, इसलिए लाल रंग रह जाता है, लास्ट तक दिखता है, ठीक है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन केमिस्ट्री का संतुलित करने वाला क्वेश्चन दिख रहा है। निम्नलिखित को संतुलित करें। संतुलित करने का क्वेश्चन देखो, H2 है, Cl2 है, HCl है। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, इधर क्लोरीन भी 2 है, उधर देखेंगे RHS तरफ तो हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों सिंगल सिंगल, तो बस इसमें 2 लगा देना है, 2HCl हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो Na दूसरा नंबर में Na सोडियम एगो है, उधर भी एगो, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है, उधर हाइड्रोजन 3 है, मतलब समस्या है, 2 लगाना होगा, 4 करना होगा, 3 नहीं कर सकते हैं तो 4 कर दो, तो यहाँ 2 लगा दो, तो हाइड्रोजन 2 और 2 4, तो Na भी 2 हो जाएगा, इसलिए Na में भी 2 लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन हो गया इधर 2 और उधर हो गया 4, तो इधर फिर से 2 लगा देंगे लेफ्ट साइड, तो ऑक्सीजन 2 और इस तरह से संतुलित हो जाएगा, ठीक है। 2Na 2H2O 2A इसमें लग जाएगा। दोनों तरफ तत्वों को बराबर करना है, परमाणुओं को। बोर्ड में इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है, ना देखो तो क्लास एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे करते हैं उसको। MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड HCl। अब इसमें देखो तो, और इधर RHS तरफ Mn ठीक है, O 2 है, उधर O 1 ही है, इधर O RHS में O 1 है, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। हाइड्रोजन गिनिए तो 4 होगा, इधर हाइड्रोजन 1 ही है तो यहाँ 4 लग जाएगा। तो क्लोरीन 4 हो जाएगा, यहाँ क्लोरीन 4 है तो यहाँ 2 यहाँ 2 4 है, ठीक है। तो इस तरह से HCl में 4 लग जाएगा और लास्ट में H2O में 2 लग जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा क्या है। अम्ल वर्षा क्या है और आश्वी जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है। आश्वी जल में विद्युत का चालन नहीं होता है, लेकिन वर्षा जल में विद्युत का चालन होता है, यानी करंट लग सकता है, वैसे क्यों।
तो वर्षा के जल में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से बने अम्ल की उपस्थिति होती है, जिसको अम्ल वर्षा कहते हैं। और आसुई जल में किसी प्रकार का लवण या आयन मौजूद नहीं होता है, जबकि वर्षा के जल में विभिन्न प्रकार के लवण और आयन मौजूद होता है, जो विद्युत के चालन के लिए उत्तरदायी है। तो विद्युत चलेगा कहाँ पे? जहाँ पे आयन रहे, ठीक है, प्लस या माइनस आयन। तो वर्षा जल में बहुत सारा लवण घुला हुआ रहता है, इसलिए इसमें आयन होता है, इसलिए करंट लगता है। लेकिन आसुई जल में किसी प्रकार का कोई आयन नहीं रहता है, इसीलिए इसमें करंट नहीं लगेगा डिस्टिल वाटर में, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों के नाम एवं संरचना सूत्र लिखे। एथेंस से उपयुक्त व्युत्पन्न यानी उत्पन्न एक एल्डिहाइड, एथेंस से व्युत्पन्न एक एल्डिहाइड, ये क्या है? व्युत्पन्न एक एल्डिहाइड, तो एथेनल डिहाइड हो जाएगा। मतलब एथेन से अल्डिहाइड बना है तो उसका नाम लिखना है, तो एथेनल डिहाइड हो जाएगा, ठीक है, एथेनल। तो एथेनल हो जाएगा, उसका सूत्र हो जाएगा एथेन माने दूगो कार्बन। एथेन से क्या समझना है? दूगो कार्बन, और एक में CH3 लग जाएगा, एक में CHO, ठीक है। और ये संरचना सूत्र इसका, C दो कार्बन, बाकी में हाइड्रोजन रहेगा, और एक ठो में CHO, अल्डिहाइड है इसलिए CHO ऐसा लगता है, ठीक है। तो CH 3 गो, फिर CHO ऐसा। ये सबको बहुत बढ़िया समझा है, चौथा चैप्टर देख लीजिएगा एक बार। प्रोपेन से उत्पन्न एक कीटोन, प्रोपेन से कीटोन बनाने बोल रहा है, ठीक है। तो प्रोपेन मतलब होता है 3 गो कार्बन, 3 गो कार्बन से कीटोन, कीटोन मतलब होता है बीच में ऑक्सीजन डालना होगा, तो बीच में डबल बॉन्ड के साथ, है ना, बाकी सब में हाइड्रोजन रहेगा। ऐसा कार्बन में 4 बॉन्ड होनी चाहिए, तो 4 हो जाना चाहिए। देखो कार्बन में 4 बॉन्ड लगा दिए, बाकी जितना खाली जगह है उसमें हाइड्रोजन भर देते हैं ऐसा। तो क्या हो जाएगा? CH3 इधर और CO बीच में, और इधर भी CH3। तो ऐसा इसका फॉर्मूला हो जाएगा, सूत्र, ठीक है। चलिए, मेथेन से व्युत्पन्न एक कार्बोक्सिल अम्ल, मेथेन से कार्बोक्सिल अम्ल बोला, मेथेन माने एगो कार्बन होता है, और कार्बोक्सिल अम्ल मतलब COOH होता है। तो एगो हाइड्रोजन बच गया, तो एक हाइड्रोजन लगा देना है, तो ये इसका सूत्र होगा, है ना, इस तरह से संरचना सूत्र। क्लियर? जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है तब हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? तो एड्रेनलिन ग्रंथि है, एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है तब हमारा हृदय का संपादन दर बढ़ जाता है, मतलब धड़कने का दर, अर्थात हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह तेजी से होता है और ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है। साथ ही साथ हमारा श्वसन दर भी बढ़ जाता है। हम किसी भी क्रिया को बिना सोचे समझे करने लगते हैं। हमारा मांसपेशियों में संकुचित होने लगता है, यानी BP बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है इससे, है ना, एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होने पर। ऊर्जा का आदर्श स्रोत में क्या गुण होता है? तो ऊर्जा का आदर्श स्रोत माने अच्छा स्रोत, तो उसमें गुण होता है कि इसका उष्मीयमान ज़्यादा होगा, यानी कम जलाएंगे और ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा। इसका ज्वलन ताप कम होगा, यानी ज्वलन ताप माने ऊपर जो उठता है ज्वाला, तो वो कम उठेगा, है ना। बहुत ज़्यादा एकदम हदहदा के पूरा जैसे पुआल सबको जलाने में वैसा हो जाएगा, तो फिर ना खाना बना सकते ना कुछ नहीं, है ना। तो ज्वलन ताप कम, जिस इनका परिवहन भंडारण सरल हो, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना रखना आसान हो। ये सुगमता से प्राप्त है, आसानी से मिल भी जाए, और ये पर्यावरण हितैषी हो, यानी पर्यावरण को कोई नुकसान ना करे, और सस्ता भी हो, है ना। सबसे बड़ी ज़्यादा तो भारत में सस्ता चीज़ चलता है, सस्ता होनी चाहिए, है ना। तो ये 14 क्वेश्चन ग्रुप B का 7 क्वेश्चन, A का 7। C ग्रुप में आएंगे तो इसमें रहेगा बाबू 5 क्वेश्चन, 5 में 3 बनाना रहता था अभी तक 2022-23 में, लेकिन इस बार एक आध बढ़ाएगा, है ना। सब ग्रुप में एक आध क्वेश्चन बढ़ाएगा, क्योंकि 10 नंबर बढ़ा है इस बार सब्जेक्टिव में, है ना। तो खैर जैसे मॉडल पेपर आएगा समझा देंगे कैसे बढ़ेगा, कौन क्वेश्चन बढ़ेगा। देखो यहाँ पे C में पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहते हैं, और प्रतिरोध R1 R2 R3 को पार्श्वक्रम में संयोजित कर समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने का व्यंजक प्राप्त करें, यानी फॉर्मूला। तो ये पार्श्वक्रम जिसमें ऊपर नीचे करके रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, ये पार्श्वक्रम है। तो ये चित्र बनाना है, उसके बाद इसको लिख देना है कैसे जोड़े उसको। वैसे संयोजन जिसमें प्रतिरोधों का पहला सिरा एक साथ तथा अंतिम सिरा, पहला सिरा देखो तीनों का पहला सिरा को एक साथ इधर जोड़े हैं और दूसरा सिरा को उधर जोड़े हैं, है ना। तो एक साथ जुड़ा हो उसे पार्श्वक्रम या समानांतर क्रम भी कहते हैं। इसे RP द्वारा निरूपित करते हैं, RP पैरेलल, है ना। अब इसमें फॉर्मूला निकालना है, तो कैसे? तीनों प्रतिरोध R1 R2 R3 को पार्श्वक्रम में संयोजित किए। स्विच ऑन करने पर परिपथ I मतलब धारा तथा प्रतिरोधक को I1 I2 और I3 में धारा क्रमशः प्रभावित होगा, R1 R2 R3 यहाँ होगा,
प्रतिरोधक में तीन को प्रतिरोध है, तो तीनों में I1 I2 और I3 धारा प्रभावित होगा, है ना। तो टोटल I क्या हो जाएगा, करंट I = I1 + I2 + I3। समीकरण 1 इसको मान लेना है, फिर ओम का नियम लगा देना है। ओम का नियम बराबर जानते हैं, I बराबर होता है V/I, I बराबर होता है V/R, है ना। तो I1 बराबर V1/R1, फिर V2/R2, V3/R3, ठीक है। I3 बराबर सबको जोड़ देना है। उसके बाद पहला समीकरण में है I बराबर I1 + I2 + I3, तो वही करिए I बराबर V/R, है ना। अब भी कॉमन निकलेगा, भी तो V से भी कट जाएगा, फिर तो बचेगा 1/R = 1/R1 R2 R3। तो ये फॉर्मूला इस तरह से बहुत सिंपल है, 5 नंबर मिलेगा इसे, है ना। तो पार्श्व क्रम पूछा था इस बार, समांतर क्रम 2023 में, तो हो सकता है अब श्रेणी क्रम पूछ दे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। एक प्रयोग द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझाइए। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण निकटवर्ती परिपथ में धारा उत्पन्न होने की परिघटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। एक क्षण चुंबक है, परिनालिका और गैल्वेनोमीटर ले। एक क्षण चुंबक और परिनालिका और गैल्वेनोमीटर लेना है। गैल्वेनोमीटर परिनालिका से जुड़ा है। जब क्षण चुंबक को परिनालिका के अंदर तेजी से ले जाते हैं तब उसमें चुंबक क्षेत्र में परिवर्तन आता है, जिससे गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित होती है। उसी प्रकार उसी तेजी से बाहर निकालते हैं तो गैल्वेनोमीटर की सुई पुनः विक्षेप होता है, परंतु विपरीत दिशा में। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि चुंबक क्षेत्र में परिवर्तन से निकटवर्ती परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होता है, ठीक है। तो एक गैल्वेनोमीटर वाला इस तरह का है, इसको बना लेना है, इसमें बनाया हुआ नहीं, इस तरह से तार लपटा हुआ है इसमें, है ना। इधर चुंबक ले आते हैं, इधर गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ रहेगा इस। धातु एवं अधातु का 3 भौतिक एवं 2 रासायनिक गुण में अंतर लिखना है, ठीक है। तो धातु अधातु का भौतिक और रासायनिक अंतर, तो धातु समझे, वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता होती है, त्यागने की क्षमता होती है, धातु कहलाता है। ये विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। ये तन्य, आघातवर्धनीयता और चमकीले होते हैं। ये कठोर भी होते हैं, लेकिन अपवाद है, सोडियम कठोर नहीं होता है। ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाता है, जो कि क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। तो 3 को भौतिक गुणधर्म और 2 को रासायनिक, ये केमिकल रिएक्शन लिख देना है। ये जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये देखो ये दोनों है क्या, रासायनिक अभिक्रिया, 5वां और 6ठा रासायनिक गुण है ना। जल के साथ अभिक्रिया करके ये इस तरह से बनता है। और अधातु में आएंगे तो वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, लेता है इलेक्ट्रॉन, ये विद्युत और ऊष्मा दोनों का कुचालक होता है। लेकिन अपवाद एक है ग्रेफाइड अधातु होते हुए भी करंट उसमें लगता है ना। अगला है ये भंगूर होता है, मंगूर नहीं, भंगूर और निष्प्रभ होते हैं। अपवाद है आयोडीन। निष्प्रभ माने चमकीला नहीं होता है, लेकिन आयोडीन चमकीला होता है। ये मुलायम होता है, अधातु मुलायम होता है, लेकिन एक अपवाद भी है, हीरा कठोर होता है, जो कि अधातु है। उसके बाद इसका केमिकल यानी रासायनिक गुण देखेंगे तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाता है, जो कि अम्लीय होता है। धातु क्या धात्विक ऑक्साइड बनाता था जो क्षारीय था, यह अधात्विक ऑक्साइड बनाएगा जो अम्ल रहेगा। जैसे सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड। ये जल के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं है, ठीक है, नहीं करता है। अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन करें। अमीबा में पोषण कैसे होता है, चित्र के साथ दिखाना है। तो अमीबा सबसे आसान बनाना है, कुछ भी कर दो इसे, है ना, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। भोजन कैसे जा रहा है, कूटपाद है ये, कूटपाद केंद्रक भोजन कूटपाद से घेर लिया भोजन को, है ना, फिर ये अंदर चला जाता है, टच हो जाता है इधर, तो फिर अंदर चल जाता है, ये भोजन अंदर चल गया, ठीक है, और अनपच पदार्थ को फिर बाहर कर देता है। तो इस तरह से बना लेना है। उसके बाद कुछ लिख देना है उसके बारे में। अमीबा प्राणी समभोजी पोषण द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। इसमें अमीबा के कूटपाद भोजन के आभास से भोजन की ओर अग्रसर होता है और भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है। उस घेरे हुए भाग को खाद्यान्नी कहते हैं। खाद्यान्नी में उपस्थित विभिन्न पाचक एंजाइम उस भोजन को पचाते हैं, पचे हुए भोजन का उपयोग करते हैं तथा अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, अनुवांशिकता क्या है और अनुवांशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है। तो माता पिता एवं पूर्वज का गुण उसके संतति तक संचरण अनुवांशिकता कहलाता है। माता पिता या उसके पूर्वज का जो गुण आता है बच्चों में,
उसी को आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता में डीएनए का महत्वपूर्ण भूमिका क्या क्या है, तो देखिए पहला, यह एक आनुवंशिक पदार्थ है जिसमें सभी आनुवंशिकताएं कूटबद्ध होती है, यानी डीएनए से ही गुण ट्रांसफर होता है। यह द्विगुणन द्वारा अपनी अनुकृति बनाता है जो जनन का मूलभूत कार्य है। यह विभिन्नताएं भी उत्पन्न करता है ना, मतलब 100% गुण थोड़ी ट्रांसफर होगा एकदम, ऐसा में तो सब एक ही दिखता। अगर 100% माँ बाप का गुण आ जाता तो फिर कौन बच्चा कौन बाप समझ में नहीं आता बड़े होने का। सबका चेहरा, सबका साइज, सबका लंबाई चौड़ाई मोटाई एक ही हो जाता है ना, तो पूरा नहीं आता है ना, कुछ विभिन्नताएं भी होती है। यह प्रतिलेखन द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है जो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता होते हैं। प्रोटीन से ये नए शरीर की रचना करती है, प्रोटीन से ही नए शरीर की रचना होती है। यह विभिन्न जैव रसायनों के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये 19 क्वेश्चन, जिसमें 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 2, 3, 5 तीनों देखें। इसी तरह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, बस एक एक क्वेश्चन इसमें बढ़ सकता है क्योंकि 10 नंबर बढ़ा है, इस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के आधार पे तैयारी कराना एकदम शुरू कर दिए हैं। वीडियो में पूरा जो भी नए हैं चैनल में, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल के आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ और साइंस बाकी लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।